बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे ऑर्गेनिज्म को, या हम जो ऑर्गेनिज्म है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये तो हमें सबको पता है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब उस एनर्जी को आप कहाँ से ले सकते हो? उस एनर्जी को हम किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ले सकते हैं, या फिर उससे हम एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट आउट करके उसको मेटाबॉलिज्म में यूज कर सकता है। और हमारे मेटाबॉलिज्म में बहुत एसेंशियल होती है एनर्जी। एनर्जी तो बहुत जरूरी है। अब आपका क्या होगा, जिसमें कंट्रोल्ड रिलीज है, किसका? एनर्जी का। कंट्रोल्ड रिलीज एनर्जी में क्या फॉर्म होता है? एटीपी फॉर्म होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो प्राइमरी एनर्जी है, या आप ये बोलो करेंसी ऑफ द सेल। हमने क्या बात की थी पहले भी, हम बहुत बार ये पढ़ चुके हैं कि करेंसी या एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बताओगे? हम क्या बताएंगे? एटीपी। डायरेक्ट हमारा जो एनर्जी करेंसी सेल है वो होता है एटीपी। इस प्रोसेस में ये सारा इंटरकनेक्टेड है। हमें बात करनी है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट आउट करना। अभी जो हम ऊपर पाथवेज पढ़ के आए हैं, ये सारे पाथवेज इंटरकनेक्ट है। जैसे आपका सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस से हमारा कनेक्ट हो गया। ग्लाइकोलाइसिस के सिट्रिक एसिड साइकिल आ गई। सिट्रिक एसिड साइकिल के बाद हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये क्या है? ये तीनों जो हैं पाथवेज, एक तरीके से देखा जाएगा ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। अब ये टेक पार्ट तो करते हैं, सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में टेक पार्ट करेंगे, वहां पे ये पूरा पाथवे चलता है। अब जैसे साइटोप्लाज्म है, देखो साइटोप्लाज्म में होता है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में है, तो कहाँ है? यूकैरियोट्स में। ठीक है, समझ गई ये क्या है? अब ग्लाइकोलाइसिस हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, तो आई डोंट थिंक आपको ये पढ़ने की ज़रूरत है दोबारा से। अगर नहीं पढ़ा तो आप इसको दूसरी वीडियोस जो हैं उसमें चेकआउट कर सकते हो, और हमारे जो नोट्स है ना उसमें ऑलरेडी ये थोड़ा एलेबोरेटिव वे में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, उसको जाके देख लो। ठीक है, और नोट्स आपको पता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ से आपको जल्दी से क्या मिल जाएगा? अच्छे से यूट्यूब की एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएंगी, और आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। देन हमारा आता है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ये जो है ये आपका जो माइटोकॉन्ड्रियल की इनर मेम्ब्रेन होती है ना, वहाँ पे होगा, जहाँ पे हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन का फाइनल फेज होता है। अब इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के थ्रू इसमें ATP का प्रोडक्शन होगा इस पर्टिकुलर के थ्रू। और जो हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है ना, उसके थ्रू क्या होगा? ये हमारा की स्टेप है जहाँ पे ATP का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ क्या होगा? इसमें सीरीज है, ये हमारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस की सीरीज है, जिसमें हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कैरी करता है, या आप ऐसे समझो लाइक कैरियर है, वो ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को NADH से FADH2, इन दोनों से पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को। ठीक है, 2 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, वहाँ पे वो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाएगा। उसके हेल्प से क्या होगा? ये मॉलिक्यूल एज सच पास ऑन हो जाएगा किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू, जहाँ पे क्या हो रहा है? ATP सिंथेसिस भी देखने को मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है। आपका NADH है या FADH2 है, ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड या बीटा ऑक्सीडेशन, ये क्या करेगा? ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब NADH ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 1 में। ठीक है, ट्रांसफर हो गया कॉम्प्लेक्स 1 में। FADH2 ट्रांसफर हो जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स 2 में। अब कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो ऑक्सीडो रिडक्टेज है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होते हैं NADH से। अब ट्रांसफर करेंगे वो यूबिक्विनोन पर। अब पंप साथ ही साथ ये थोड़ा सा ना लाइक कॉम्प्लेक्स है, बट इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसीलिए अगर हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। अब जैसे ये 4 प्रोटॉन्स हैं, उनको पंप करेगा जो इंटर मेम्ब्रेन का स्पेस है ना, वहाँ पे जो क्या करेंगे? एक तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे हमारे प्रोटॉन ग्रेडियंट में। कॉम्प्लेक्स 2 है जिसे सक्सिनेट ऑक्सीडो रिडक्टेज भी बोलते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे FADH2 से, और फिर उनको ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसफर्स देम इनटू यूबिक्विनोन। बट ये पंप नहीं करते प्रोटॉन, यहाँ पे पंप करने की जरूरत नहीं है प्रोटॉन को। देन आपका नेक्स्ट ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2 यूबिक्विनोन, और कॉम्प्लेक्स 3 जो आता है जैसे साइटोक्रोम
BC1 है, तो यहाँ पे यूबिक्विनॉल है QH2, वो ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 में, वो पास हो जाएगा साइटोक्रोम C पर। ये भाई ऐसा समझो कि 1 by 1 प्रोसेस चल रहा है कि पहले उसने इलेक्ट्रॉन NADH से लेकर यूबिक्विनॉन में दिया, प्रोटॉन पंप 4 प्रोटॉन पंप हो गए वहां से, फिर सेम सेकंड कॉम्प्लेक्स में हुआ, फिर यूबिक्विनॉल आया, वो कॉम्प्लेक्स 3 में आ गया, फिर वहां से हमारे जो प्रोटॉन थे एडिशनल प्रोटॉन वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप हो गए। देन साइटोक्रोम जो है उसने इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में बनाया, फिर वो ट्रांसफर कर रहा था उसको ऑक्सीजन को कि ऑक्सीजन से वो वाटर फॉर्म कर सके। तो ये साइटोक्रोम C और कॉम्प्लेक्स 4 हो गया। अब जब नेक्स्ट है हमारा प्रोटोन ग्रेडियंट इन ATP सिंथेसिस। जो प्रोटोन ग्रेडियंट होता है ना वो लाइक इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ड्राइव बैक रहता है, साथ ही साथ किसके थ्रू, वहां पे ATP सिंथेज लगेगा। अब यहाँ पे कपलिंग मूवमेंट होगी और वहां पे कन्वर्जन देखने को मिलेगा। कन्वर्जन होगा ATP का ATP में, D और T का फर्क है, ठीक है। तो ये सारी समरी थी हमारी ETC ट्रांसफर, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं हमारे NADH से, FADH से टू ऑक्सीजन, फिर वो एक प्रोटोन ग्रेडियंट जनरेट करते हैं जिससे एक पावर होगा ATP का सिंथेसिस। ओके, देन हमारा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और उसका मैकेनिज्म। ऑक्सीडेटिव जो फॉस्फोराइलेशन होता है ना उसमें भी सेम ही है। क्या होने वाला है, कल्मिनेशन ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसिंग मेटाबॉलिक पाथवे जो हमारा यूकैरियोटिक सेल्स में है, जैसे आपका ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या देखा था कि ग्लूकोज से पायरुवेट किस तरीके से होने वाला है, बनने वाला है, सिट्रिक एसिड साइकिल, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, और ये कहाँ होने वाला है, इनर मेम्ब्रेन। जो आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। समझ रहे हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी जो एनर्जी है वो रिलीज कहाँ से होगी, इलेक्ट्रॉन से रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से रिलीज होगी, जो सिंथेसाइज करेगा ATP, जो हमारा प्राइमरी एनर्जी करेंसी है सेल का। अब इस प्रोसेस में 2 मेन कंपोनेंट है। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, देन आपका कीमियोस्मोसिस है, कीमियोस्मोसिस बोल दो, ठीक है। अब मैकेनिज्म में ये होता है, आपका स्टार्ट होगा NADH और FADH2 से, देन कॉम्प्लेक्स 1 बनेगा। ये सेम वही प्रोसेस है जो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके थे कि कैसे हमारा मैकेनिज्म वर्क करेगा, ठीक है। वो थोड़ा थ्योरेटिकल में था, ये हमारा चार्ट फॉर्म में है, या आप ऐसे बोलो फ्लो फॉर्म में। फ्लो चार्ट अगर होगा इजीली हम इसको याद कर पाएंगे। देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, वही की स्टेप्स हैं, की स्टेप्स एक्सप्लेन किए गए हैं, जो चार्ट है वही सेम है, इसमें कुछ अलग से नहीं है, वो इजीली याद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो। कीमियोस्मोसिस में ये होता है, जो प्रोटोन ग्रेडियंट है वो जनरेट होता है आपके ETC से, और ETC क्रिएट करेगा एक प्रोटोन मोटिव फोर्स। अब ATP सिंथेज है जो हमारा कॉम्प्लेक्स 5 रहता है, वो प्रोटोन है वो फ्लो बैक होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, किसके थ्रू, इस पर्टिकुलर एंजाइम जो ATP सिंथेज है ना, इस एंजाइम के थ्रू, जहाँ पे हमारा कन्वर्जन होगा ADP का ATP में, किसके थ्रू, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, इसके थ्रू कन्वर्जन होगा ATP में। अब फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जहाँ पे ऑक्सीजन है वो एक्ट करेगा एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वो कंबाइन करता है प्रोटॉन से एंड इलेक्ट्रॉन से, जिससे क्या होगा, आपका वाटर का फॉर्मेशन होगा। देन ऑक्सीजन है वो जो ज़रूरी, अब ये बहुत ज़रूरी होता है, जैसे हमारा ETC को रन करना है, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन है उसको रन करना है, और एरोबिक रेस्पिरेशन को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, उस पर क्या हो, ये हमारा एक डायरेक्ट मेथड है जिसमें ATP का प्रोडक्शन होगा। डायरेक्ट मेथड जिसमें क्या होगा, हमारे ATP का जनरेशन प्रोडक्शन होगा। फॉस्फेट ग्रुप हमारा ट्रांसफर होता है किसी भी हाई एनर्जी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से। आपका कोई भी सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जिसकी एनर्जी जो है वो हाई है, बट वो कहाँ जाएगा, वो ट्रांसफर होगा आपके ADP पे।
ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की तरह नहीं है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व नहीं होती, या इसमें आप देखोगे दोनों कंडीशन है, एरोबिक भी है एनारोबिक्स भी है। साथ ही साथ जो प्रोसेस है ये ग्लाइकोलाइसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल के टाइम पे आपको पर्टिकुलरली देखने को मिलेगा। और ग्लाइकोलाइसिस में साइटोसोल में होता है ना हमारे, तो वहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में। तो वहाँ 2 की स्टेप्स होते हैं सबस्ट्रेट के, एक तो 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट में जाना, और वहाँ पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट में जाना। तो ये 2 जो है ये इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे। सिट्रिक एसिड साइकिल जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, देखो इसमें जो ये है ना, ये हमारा जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन जो है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में हमने जितनी भी साइकिल पढ़ी हैं उन साइकिल में पर्टिकुलर कब एटीपी का या किसी एनर्जी का काम हो रहा है, या कब एनर्जी रिलीज आउट हुई है, कब वो चेंज हुई है, कब कन्वर्ट हुई है, सिर्फ उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। जैसे आपका यहाँ पे हमारा ग्लाइकोलाइसिस में पर्टिकुलरली इस एंजाइम के थ्रू हमारा जो फॉस्फेट है यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो वहाँ पे जो एटीपी है, एडीपी है, बट जनरेशन कितना हुआ, 2 एटीपी मॉलिक्यूल का, यहाँ पे भी 2 एटीपी मॉलिक्यूल का। अब देन सिट्रिक एसिड साइकिल में जो हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज है वो ट्रांसफर करता है एक फॉस्फेट को सक्सिनल कोएंजाइम ए टू जीडीपी तक, ठीक है। वहां पे जीटीपी फॉर्म होता है, मतलब आपका वो फिर कन्वर्ट होता है 1 एटीपी में। बात आ गई समझ? कुछ नहीं हो रहा है एट द एंड। यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमें डिस्कस करना है एटीपी, एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब इनिबिटर्स भी होते हैं ईटीसी के। अब जैसे कि हमारा कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 हमने देखे थे ना, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो रहा था, तो सेम उन पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को इनिबिट करने के लिए भी होते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ईटीसी बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना और प्रोटीन ग्रेडियंट का जनरेट होना बहुत ज़रूरी है कि जिससे कि एटीपी सिंथेसिस हो सके। बट ये प्रोसेस को भी इंटरप्ट करने आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, इनिबिटर्स आ जाते हैं। उनको आके बोलना होता है कि भाई हम तो नहीं करने देंगे तुमको एटीपी का सिंथेसिस। तो जो आपका नॉर्मल फंक्शन है ईटीसी का वो इंटरफेयर होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 है तो ये क्या करेंगे, जो इसको समझो, आपने ऊपर पढ़ के आयो कि एक पूरा प्रोसेस होता है, कहाँ कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 1 में कन्वर्ट होकर जो नेक्स्ट फॉर्म कर रहा है उसको नहीं फॉर्म करने देंगे। जैसे आपका ब्लॉक कर देगा इलेक्ट्रॉन जो NADH से कहाँ जाने वाला था, यूबिक्विनॉन पर विद इन कॉम्प्लेक्स 1 में, तो कॉम्प्लेक्स 1 हट जाएगा, इसको ही कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। रेटिनॉन है आपका, पेरिसिडिन है, तो ये अब ये ट्रांसफर नहीं होगा तो वहाँ पे इम्पेयरमेंट हो जाएगा, एटीपी सिंथेसिस नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स 3 जहाँ, तो ये क्या करेगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं QH2 में, साइटोक्रोम C था कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर, वो वहाँ पे पर्टिकुलर इनिबिट कर देगा। कॉम्प्लेक्स 4 सेम वही प्रोसेस है, बट उसका जो आपका इनिबिटर्स है ना, जो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर रहे थे या कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, जब उसको ही इनिबिट कर लिया जाएगा तो वहाँ वो काम नहीं होगा, ठीक है। आपका एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा, वो रुक जाएगा। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है और अनकपलर्स हैं। अब ये हमारा एक सेलुलर रेस्पिरेशन है जिसमें जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है ना, वो एक तरीके से सेल एटीपी प्रोड्यूस करती है। उसमें 2 कंपोनेंट आते हैं, एक तो ईटीसी और कीमोस्मोसिस। तो ये हमने पढ़ चुके हैं कि दोनों ही। अनकपलर्स क्या होते हैं कि जो इस प्रोसेस को, ठीक है, वो डिसरप्ट करते हैं, कि जैसे आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है जो परमेबल रहती है प्रोटॉन को, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे वो बाईपास कर जाते हैं। क्या इसको बाईपास, एटीपी सिंथेज जो एंजाइम है इसको बाईपास कर जाते हैं। एक प्रोसेस जो प्रॉपर चलने वाला था, आपका कोई पाथवे है, अगर A to B आपको इसके थ्रू जाना है तो क्या होगा, वो ऐसे नहीं जाके इसको बाईपास कर जाओ ऐसे, तो वो चीज़ हो गई। इसमें एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता, और साथ ही साथ जो हीट है, एक आपका प्रोटॉन मोटिव फोर्स है एज अ हीट, वो एनर्जी ऑक्सीजन का कंजम्पशन बना देता है और आपका एटीपी का जो आउटपुट है वो कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपके अनकपलर्स में 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल आ जाता है, आपका FCCP आता है, कार्बोनाइल साइनाइड, P ट्राईफ्लोरोमिथॉक्सीफिनाइल हाइड्राजोन है,
थर्मोजेनिन है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। सिग्निफिकेंस एंड मेडिकल पोटेंशियल ये है कि अनकपलर्स कैन बी डेंजरस। अब इसलिए डेंजरस होते हैं भाई, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है सेलुलर फंक्शन करने के लिए। अब एटीपी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो उससे बहुत सारे लाइक डेंजरस चीज़ें हो सकती हैं। बट अगर पोटेंशियली देखा जाए उसको मेडिकल एप्लीकेशन में, कुछ जैसे ओबीज हैं, ओबिसिटी को भी ट्रीट करने में है, कोई ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, वो चीज़ को कम करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। और कुछ आप इसमें देखने को मिलेगा, और ये सारी चीज़ें जो हमें कंट्रोल करनी है ना, विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन, हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। जो भी एनर्जी का बैलेंस है सेल में उसको वैसे ही रहने देना है, हमें उससे एक्स्ट्रा कुछ छेड़छाड़ नहीं मचानी। बट ये हम एक्स्ट्रा चीज़ें को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं उन चीज़ों को। ओके, तो यही था हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। और बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन बस ये समझो जो हम और ऊपर पढ़ के आए हैं, हमारा जो और नोट्स में ऊपर चीज़ें थी, जैसे साइकिल था, सेलुलर रेस्पिरेशन है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म है, यही सब चीज़ें हैं, वही बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में आते हैं। ओके।